अच्छा, ये हमारा लास्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स एंड जितने भी हमने प्लांट्स को कवर किया इससे पहले। इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से एंजियोस्पर्म्स इतने एडवांस हो गए कि दे बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल होती है, यहाँ पे जस्ट बहुत सिंपल सा पैराग्राफ गिवन है, उससे हमें कवर करना है, दैट्स इट। इससे पहले हमने जो भी वीडियोस को कवर किया है उसमें हर चीज़ हमने डिस्कस की है, ठीक है। ये सारी डबल फर्टिलाइजेशन, लाइफ साइकिल वगैरह वगैरह, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, अगर इस आप स्किप भी कर दोगे तो इट्स ओके। खैर, एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल हमें ये बताती है कि एंजियोस्पर्म्स जो है दे आर वेल अडेप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड। इनका मेजर एडवांटेज दूसरे प्लांट्स कंपैरिजन के अंदर ये होता है कि इनके पास होता है फ्लावर, जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इनकी रिप्रोडक्शन को और एफिशिएंट बनाता है और प्रोटेक्टेड बनाता है, ठीक है। और भी इनके कुछ इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस हैं जो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कि सबसे पहला उन्होंने मेंशन किया कि गैमेटोफाइट जनरेशन जो है इनकी वो काफ़ी रिड्यूस्ड होती है। इसका मतलब ये है कि आपका जो गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म के अंदर वो ग्रो होता है स्पोरोफाइट के अंदर ही। कहने का मकसद ये है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो फ्लावर के ओवरी के अंदर ही ग्रो होगा, ठीक है। और फ्लावर हमेशा फ्लावर क्या है, फ्लावर स्पोरोफाइट का ऑर्गन है, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट है वो बहुत कम वक्त के लिए होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल गैमेट्स बने, और वो गैमेट्स कहाँ पे बनेंगे, वो भी ओवरी के अंदर बन रहा है। तो स्पोरोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट जनरेशन होती है और काफ़ी रिड्यूस्ड होती है गैमेटोफाइट जनरेशन। सो जनरली जो आपको दिखती है एंजियोस्पर्म के अंदर वो स्पोरोफाइट दिखता है। स्पोरोफाइट डोमिनेंट तो है ही है, लेकिन प्रोलॉन्ग जनरेशन होती है। गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो हमेशा प्रोटेक्टेड होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पोरोफाइट टिश्यू के अंदर होती है और कम्प्लीटली डिपेंडेंट होती है स्पोरोफाइट के अंदर। जबकि अगर आप मॉसिस लिवरवर्ट्स के अंदर देखो, इसका मतलब क्या है, मॉसिस लिवरवर्ट्स किसकी बात हो रही है, जल्दी से बताएंगे। होपफुली आपने अब तक आंसर दे दिया होगा। मॉसिस लिवरवर्ट किसकी बात हो रही है, ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है, ठीक है। मॉसिस को कहा जाता है, एक और नाम है इनको अच्छा, लिवरवर्ट्स तो हमारे पास होते हैं हेपेटिकोप्सिरा, ठीक है। अच्छा, इसको कहा जाता है ब्रायोप्सिरा, सही है। तो ये इनके एक ही बात है, एक ही नाम है। इनके अंदर क्या था, ब्रायोफाइट्स के अंदर, इनके अंदर जो गैमेटोफाइट जनरेशन थी वो डोमिनेंट थी, सही है। और इससे आगे अगर आप चले जाओ, जो हमारे पास सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स थे, यानी कि ट्रैक्योफाइट्स की बात हो रही है, उनके अंदर जो गैमेटोफाइट था वो स्पोरोफाइट के अंदर नहीं था। उनके अंदर भी जो फाइट्स की बात हो रही है, ठीक है, उनके अंदर जो गैमेटोफाइट था वो फ्री लिविंग था, ठीक है। उनके अंदर भी स्पोरोफाइट डोमिनेंट तो था, लेकिन गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के अंदर नहीं है, जैसे एंजियोस्पर्म्स में होता है। उसके बाद द गैमेटोफाइट इज ससेप्टेबल टू ड्राइंग आउट। तो एंजियोस्पर्म के अंदर जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो क्योंकि स्पोरोफाइट के अंदर होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है, वो ड्राई आउट नहीं हो सकती। लेकिन इनके अंदर, ब्रायोफाइट्स के अंदर आप देखो, या फिर अगर आप नॉन स्पर्मेटोफाइट सीडलेस ट्रैक्योफाइट्स की बात कर रही हूँ, उनके अंदर देखो तो वहाँ पे गैमेटोफाइट जनरेशन क्योंकि फ्री लिविंग होती है, अलग से होती है, स्पोरोफाइट के अंदर नहीं होती, तो वहाँ पे ड्राइंग आउट होने का खतरा होता है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर ये अडेप्टेशन भी ठीक है, समझ आ रही है। गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है और स्पोरोफाइट के अंदर होती है। सेकेंड, फर्टिलाइजेशन जो है वो वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ब्रायोफाइट्स के अंदर कम्प्लीटली डिपेंड करती थी पॉलिनेशन भी वाटर के ऊपर, इसीलिए उसे एम्फीबियम प्लांट्स भी बोला जाता है। ब्रायोफाइट्स की बात हो रही है यहाँ पे कि स्पर्म को वाटर के थ्रू स्विम करके ओवम के पास जाना पड़ता था। मेल गैमेट्स ऑफ सीड प्लांट्स आर नॉन मोटाइल एंड आर कैरीड विद इन pollen grains that are suited for dispersal by wind, insects, water and animals की बात हो रही है एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म के अंदर pollen grain के पास wings होता है, pollen grain फिर disperse होता है by wind, insects, water और animals, ठीक है। pollen grain के अंदर male gametes होते हैं, सही है। Finally, transfer of male gametes after pollination takes place by means of pollen tube, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। तो ये हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन पड़ा हुआ है। पॉलन ग्रेन फिर एक ऐसे जाता है ओवरी के अंदर, यहाँ पे बेसिकली एक ट्यूब बनती है, इसको पॉलन ट्यूब कहते हैं। और ये ट्यूब कौन बनाता है, ये ट्यूब बनाता है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। द ओवा बीइंग एनक्लोज्ड
बीइंग एनक्लोज्ड विद इन ओव्यूल्स। इसका वही मतलब है कि जो एग था, जो ओवा था, वो ओव्यूल के अंदर होता है। हमने देखा था कि ओव्यूल हमारे पास फीमेल गैमेट बन गया, उसके अंदर फिर डिफरेंट 7 सेल्स होता है, सिनर्जिक सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, एग होता है, पोलर न्यूक्लियस होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके डन। थर्ड हमारे पास लास्ट अडेप्टेशन है कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। कॉनिफर्स की बात हो रही है, जल्दी से बताओ कॉनिफर्स किसे कहते हैं। कॉनिफर्स प्लांट्स लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, जिम्नोस्पर्म को कॉनिफर्स बोलते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब है एंजियोस्पर्म, ये बनाता है सीड, यानी कि सीडेड प्लांट्स होता है। सीडेड प्लांट्स को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोफाइट्स। The development of seeds is made possible by the retention यानी कि retain होना of ovule and their contents on the parent sporophyte। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई सीड कैसे बनता है। सीड ऐसे बनता है कि जब मेगास्पोर रिटेन होता है। ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता था कि जो मेगास्पोर है वो डिस्पर्स हो जाता, बाहर चला जाता था और फिर बाहर जाके जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बना लेता था। लेकिन फिर जब आप इवोल्यूशन ऑफ सीड वाला वीडियो देखोगे इस चैनल के ऊपर तो आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में।